हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेज में। आज मैं फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ आपकी कक्षा 12 का ही टॉपिक लेकर। कक्षा 12 में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 और चैप्टर 2 की हमने पहली वीडियो कर ली है। ये हमारी चैप्टर 2 की दूसरी वीडियो है। आप सभी को पता है हम मैक्रो स्टार्ट कर चुके हैं और मैक्रो का ही हमारा ये सेकेंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल धारणाएं, यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमने पार्ट 1 में पढ़ा था टाइप ऑफ गुड्स, जिसके अंदर हमने फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में अच्छे से चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता और या उपभोग वस्तुएं, जो हमारी कंज्यूमर गुड्स होती हैं उनके बारे में, और जो कैपिटल गुड्स होती हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कंज्यूमर गुड्स के बारे में पढ़ते हैं। इन्हें हम उपभोक्ता या उपभोग दोनों तरीके से हिंदी में हम इनका प्रयोग करते हैं। तो उपभोक्ता और जो उपभोग वस्तुएं होती हैं, जो कंज्यूमर गुड्स हमारी होती हैं, वो मेनली हमारी 4 टाइप्स की होती हैं। टिकाऊ वस्तुएं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं कि ये हमारी ड्यूरेबल गुड्स है। ड्यूरेबल, ये सेमी ड्यूरेबल, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। और जो हमारी गैर टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, इनको बोलते हैं हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और इसके अलावा ये हमारी सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली जो टिकाऊ या ड्यूरेबल गुड्स हमारी जो होती हैं, जैसा कि इसके नाम के अंदर ही है टिकाऊ का अर्थ हम क्या समझते हैं, यानी कि जो लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए हमारी चलती हैं। तो ड्यूरेबल गुड्स या टिकाऊ वस्तुएं कौन सी हुई, जिनका प्रयोग हम कई वर्षों तक करते हैं। नाम से भी इसके बिल्कुल यही हो रहा है, तो बहुत ही आसान है। वो वस्तुएं जिनका प्रयोग हम कई वर्षों तक करते हैं। अब जिन वस्तुओं का हम कई वर्षों तक प्रयोग करते हैं, तो उनकी जो कीमत होती है अन्य वस्तुओं की तुलना में, सापेक्ष यानी कि अन्य की तुलना में इनकी जो कीमत होती है, इनका जो मूल्य होता है, वो भी अधिक होगा। और ये जो कई वर्षों तक चलती है, इट मीन्स इसका हम कई बार या बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो टिकाऊ या ड्यूरेबल गुड्स की ये 3 चीजें ही हमारे लिए काफी है इसकी डेफिनेशन के लिए, कि वे वस्तुएं जो लंबे टाइम कई वर्षों तक चलती हैं, इनकी कीमत या इनका मूल्य अपेक्षाकृत अधिक होता है और इनका हम बहुत बार या कई बार प्रयोग करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। उदाहरण के लिए घर के अंदर हमारे टीवी होता है, रेडियो होती है, गाड़ी होती है। तो ये चीजें कोई ऐसी नहीं है जिसका हमने एक बार प्रयोग किया और हमने फेंक दिया। नहीं, हम इनका कई वर्षों तक प्रयोग करते हैं, बार बार हम इनका प्रयोग करते हैं और इनकी जो कीमतें होती हैं वो अन्य गुड्स के कंपैरिजन में अधिक होती है। तो ड्यूरेबल गुड्स या टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका प्रयोग हमने कई वर्षों तक किया, इनकी कीमत बहुत अधिक होती है या अपेक्षाकृत अधिक होती है और कई बार इनका हम प्रयोग करते हैं। और उदाहरण के लिए ये। इसके बाद हमारे दूसरे टाइप की वस्तु आती है अर्ध टिकाऊ, या हम जिसे सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। तो सेमी ड्यूरेबल्स के अंदर क्या होगा कि इनके कंपैरिजन के अंदर ये इनसे थोड़ी सी कम टिकाऊ होंगी। तो उपयोग 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक। तो ऊपर वाली थी वो कई वर्षों तक थी, तो ये उससे कम हो गई ना, 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक, लेकिन ये बहुत वर्षों तक थी, कई वर्षों तक थी। तो टिकाऊ की तुलना में ये कम हो गई इसकी समय अवधि। तो वो वस्तुएं जिनका प्रयोग हम 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय के लिए करते हैं और इनकी जो सापेक्ष मूल्य होता है वो अधिक नहीं होता, इसकी तुलना में इनका कीमत अधिक नहीं होती, यानी कि इससे टिकाऊ से इसकी कुछ कीमतें कम होती हैं। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। हम डेली लाइफ के अंदर फर्नीचर का यूज करते हैं, टेबल, कुर्सी, बेड, सोफे। तो ये चीजें क्या होती हैं हमारी कि बहुत वर्षों तक तो नहीं चलती, लेकिन क्या होता है इनकी तुलना में ये कम चलती है। या क्रॉकरी का सामान जो हमारा होता है, तो वो चीजें किसके अंदर आएगी, हमारी सेमी ड्यूरेबल गुड्स के एग्जाम्पल हो गए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, सेमी ड्यूरेबल्स जो इनकी तुलना में कम, जिनकी कीमत है और कम ही समय तक ये चलती हैं टिकाऊ के कंपैरिजन में। अब थर्ड टाइप आती है हमारी गैर टिकाऊ वस्तुएं। गैर टिकाऊ या नॉन ड्यूरेबल। तो नॉन ड्यूरेबल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ड्यूरेबल तो ये है नहीं, चलेंगी तो नहीं, तो इनको हम गैर टिकाऊ हमने कहा ही इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ इनका सिंगल प्रयोग होता है, हम इनका केवल 1 बार ही प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा इनका प्रयोग होगा ही नहीं, इसीलिए ये हमारी गैर टिकाऊ है, या हम इन्हें एकल उपयोग वस्तुएं भी कह सकते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा गैर टिकाऊ वस्तुओं का दूसरा नाम एकल उपयोग वस्तुएं भी हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे घर में दूध होता है, डबल रोटी होती है, एक बार हम इनका प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर वो अगले दिन तक तो चलेंगी ही नहीं, वो खराब भी हो जाएंगी, वेस्ट जाएंगी। तो इनका सिर्फ हम 1 टाइम प्रयोग कर सकते हैं, तो एकल उपयोग वस्तुएं भी कहते हैं हम गैर टिकाऊ वस्तुओं को। अब जो चौथी हमारी कंज्यूमर गुड्स है वो है हमारी सेवाएं या सर्विसेज जिसको हम बोलते हैं। तो सर्विसेज क्या होती है बच्चों, सर्विसेज हमारी गैर भौतिक वस्तु है। गैर भौतिक क्या होती है, गैर भौतिक
गैर भौतिक या इसे हम अदृश्य वस्तुएं भी कहते हैं। तो बेटा भौतिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका एक निश्चित आकार होता है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वजन होता है। लेकिन गैर भौतिक के अंदर तो हम उनको देख भी नहीं सकते, हम उनको छू भी नहीं सकते, इट मीन्स उनका आकार भी नहीं होता। तो गैर भौतिक वस्तुएं, अब ये कौन सी वस्तुएं? अदृश्य, हम इनको इनविजिबल गुड्स भी बोलते हैं। इनविजिबल हमें दिखाई नहीं देती। फिर कैसी वस्तुएं हुई ये? तो ये जो वस्तुएं हैं ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम इनको क्या करते हैं? महसूस करते हैं, फील करते हैं। अब आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूं, आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो वो क्या है? आपको उससे क्या हो रहा है? महसूस कर रही हैं। तो जो पढ़ाना है मेरा, वो कोई देखने छूने की चीज तो हुई नहीं। तो गैर भौतिक वस्तुएं या अदृश्य गुड्स जो होती हैं, ये क्या होती हैं? इनको हम सिर्फ महसूस करते हैं, और महसूस करके हम अपनी जरूरत को, हम अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं। जैसे एक डॉक्टर जब डॉक्टरी करता है, एक वकील अपनी वकालत करता है, और एक अध्यापक आपको पढ़ाता है। तो इन चीजों को हम क्या कहेंगे? ये हमारी सर्विसेज हैं, गुड्स हैं। बैंकिंग की सेवाएं, ठीक है, पढ़ाई, अध्यापक की सेवा, डॉक्टर की सेवा, तो ये सब क्या है? हमारी सेवाएं हैं। तो सेवाएं हमारी गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं, अदृश्य या अनविजिबल गुड्स हम इनको कहते हैं, सर्विसेज को। इसके बाद दूसरी टाइप आती है, ये तो हमने कंज्यूमर गुड्स के बारे में पढ़ा, 4 टाइप्स पढ़ ली उसकी, कंज्यूमर गुड्स की। अब दूसरी टाइप पढ़ेंगे हम पूंजीगत, या जिसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स हमारी कौन सी होती हैं? पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं? तो बच्चों सबसे पहले मैं बताऊंगी, जो ये कैपिटल गुड्स होती हैं, ये हमारी स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं। स्थिर परिसंपत्तियां, हिंदी में अगर हम इसे समझें तो स्थिर है, ये लंबे टाइम तक चलने वाली हमारी परिसंपत्तियां हैं, हमारी संपत्ति हैं। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट हमारे कौन से होती हैं? जो एक लॉन्ग टाइम तक चलती है, फिक्स है, यानी कि ये बार बार हमें चेंज करने की इनको जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल देखिए इसके, जैसे प्लांट है, मशीनरी है। जो हमारा प्लांट लगाया जाता है किसी फर्म के लिए, किसी फैक्ट्री के लिए, उसके अंदर जो प्लांट होता है, जो उसका, या मशीनरी जो उसके अंदर होती है, वो सब क्या है कि वो एक बार फिक्स हो गई तो वो लॉन्ग टाइम तक हमारे काम आएंगी। एक ऐसा नहीं उनको हम बार बार बदलते रहेंगे। तो काफी लंबे टाइम तक जो स्थिर परिसंपत्तियां हमारी होती हैं, वो लॉन्ग टाइम तक हमारी उत्पादन के कार्यों में हमारी मदद करती हैं। तो क्योंकि ये लंबे टाइम तक हमारे फिक्स एसेट है, तो इनकी कीमतें भी काफी अधिक होंगी, उच्च होंगी। एक फैक्ट्री जब हम लगाते हैं, हम उसके प्लांट का सेटअप करते हैं, उसके अंदर मशीनरी लगाते हैं, तो उसके अंदर काफी खर्चा आता है। तो पूंजीगत वस्तुएं कौन सी हुई? ये स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं, और इनका मूल्य भी काफी अधिक होता है। उदाहरण के लिए प्लांट और मशीनरी। तो ये तो हुई हमारी पूंजीगत वस्तुएं। इन पूंजीगत वस्तुओं का प्रयोग हम उत्पादन के कार्यों में करते हैं। जैसे मैंने प्लांट और मशीनरी बताया, तो इनका काम किस में करेंगे? हम दूसरी वस्तुओं को बनाने के लिए जब हम प्लांट लगाते हैं, तो वहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों, कि सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं। सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं। मशीनों को इसने क्या कहा है कि सारी की सारी जो मशीन होती हैं, उन सब को हम पूंजीगत वस्तु नहीं कह सकते। अब मैंने आपको पूंजीगत की परिभाषा अभी अभी बताई है कि ये क्या होती हैं? हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं, और इनकी कीमतें अधिक होती हैं। लेकिन इसने क्या कहा कि सारी मशीनें, अब एग्जाम्पल में भी मैंने मशीनरी दिया, लेकिन अब मैंने क्या कह दिया कि सारी मशीनें, सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं है। क्यों नहीं है? मैं इसे उदाहरण देकर बताती हूँ। उदाहरण के लिए मैं सिलाई मशीन की बात करती हूँ। घर में सिलाई मशीन होती है सबकी, तो वो भी क्या है? एक मशीन तो है ही वो। तो सिलाई मशीन क्या पूंजीगत वस्तु है? तो सिलाई मशीन पूंजीगत वस्तु है या नहीं है, ये किस पर डिपेंड करेगा? इस सिलाई मशीन के प्रयोग पर निर्भर करेगा। अगर मैं इस सिलाई मशीन का प्रयोग अपने स्वयं के प्रयोग के लिए करूंगी, अपने सिर्फ घर के प्रयोग के लिए करूंगी, तो ये पूंजीगत वस्तु नहीं है। सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं है। अगर मैंने इस सिलाई मशीन का प्रयोग अपने लिए किया, तो ये पूंजीगत वस्तु नहीं है। लेकिन मैंने अगर इस सिलाई मशीन का प्रयोग कुछ कमाने के लिए किया, यानी कि मैंने टेलर का काम करना, सीना का कपड़े सीना शुरू कर दिया, मैंने उसको इनकम का सोर्स बना लिया, कमाई का जरिया बना लिया, तो ये फिर क्या है? पूंजीगत वस्तु है। तो पूंजीगत वस्तु कब है? जब मैंने इसको अपने इनकम का सोर्स बना लिया, उत्पादन के काम में लगा लिया इसको, तो क्या हो गई? ये पूंजीगत वस्तु हो गई। और अगर मैंने घर के काम में इसका प्रयोग किया, तो ये पूंजीगत वस्तु नहीं हुई। तो कहने का अर्थ क्या है कि सभी की सभी मशीनें पूंजीगत नहीं होती। सभी वही मशीनें पूंजीगत होंगी जिनका प्रयोग हम आगे और वस्तुओं के उत्पादन में, या आगे और इनकम, पैसा कमाने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी हम अपना पिछला कार का उदाहरण दे सकते हैं। जैसे अगर हम एक गाड़ी का अपने घर के लिए प्रयोग करेंगे, तो वो पूंजीगत वस्तु नहीं हुई। लेकिन उसी गाड़ी का प्रयोग अगर हम बुकिंग के लिए, पैसा कमाने के लिए, इनकम के सोर्स के रूप में करेंगे, तो फिर वो क्या बन जाएगी? पूंजीगत वस्तु बन जाएगी।
तो इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है यहाँ पर कि इसको ध्यान से रखना है बच्चों आप सभी को कि सभी पूंजीगत मशीनें उत्पादक वस्तुएं होती हैं। यहाँ पर देखो इस लाइन का मतलब समझना, सभी पूंजीगत मशीनें, जो पूंजीगत मशीनें होती हैं वो सब उत्पादक होती हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई कोई भी मशीन लगाओ आप तो उससे हम उत्पादन का काम करेंगे, लेकिन सभी उत्पादक पूंजीगत नहीं है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। पूंजीगत वस्तुएं क्या है? हमारे फिक्स एसेट्स हैं, उनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? उत्पादन के काम में करते हैं। तो सभी पूंजीगत मशीनें उत्पादक तो हो गई, लेकिन उत्पादक वस्तु कौन सी होती हैं? वे वस्तु जिनका हम उत्पादन में प्रयोग करेंगे, जैसे कच्चा माल। अब पूंजीगत मशीन तो क्या हो गई? पूंजीगत मशीन तो प्लांट और मशीनरी ये है हमारी। तो प्लांट और मशीनरी का प्रयोग तो हम उत्पादन में करेंगे, तो सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक तो बन गई, लेकिन उत्पादक सारी की सारी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत नहीं है। क्योंकि जैसे कच्चा माल है तो कच्चे माल का प्रयोग तो हम एक बार वन टाइम में करेंगे, लेकिन पूंजीगत वस्तुओं का हम बार बार प्रयोग करेंगे। तो उत्पादक वस्तु जो है, ये कच्चा माल जो है, ये पूंजीगत कहाँ हुआ? इसका ये हमारा फिक्स एसेट कहाँ हुआ? तो ये तो फिक्स एसेट नहीं है, इसका तो हमने एक बार प्रयोग किया और उसके बाद ये खत्म। तो क्या कहना है कि पूंजीगत वस्तुएं तो उत्पादक वस्तुएं हैं, क्योंकि उनका हम बार बार, इन वस्तुओं का हम बार बार उत्पादन में प्रयोग करेंगे। तो सारी की सारी पूंजीगत वस्तुएं क्या हो गई? उत्पादक वस्तुएं हो गई। लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत नहीं हुई। क्यों? जैसे कच्चा माल, तो कच्चे माल का प्रयोग हम बार बार नहीं करते, ये हमारा फिक्स एसेट नहीं है, तो ये पूंजीगत नहीं है। तो बच्चों इस लाइन को आपको अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं, लेकिन सभी उत्पादक पूंजीगत नहीं होती। जब हमें पूंजीगत और उत्पादक के अंतर का समझ आ जाएगा तो हम इसको भी समझ लेंगे। तो यहाँ भी मैंने आपको बताया है कि ये मशीनों के प्रयोग के ऊपर निर्भर करेगा कि वो पूंजीगत है या नहीं है। इसके अलावा बच्चों आज हमने पढ़ लिया है उपभोक्ता, कंज्यूमर गुड्स हमारी कौन सी होती है, कैपिटल गुड्स हमारी कौन सी होती हैं। और आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।